सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। नए आयकर बिल को लेकर मंजूरी यहां पर मिल सकती है। मंजूरी के बाद बिल सोमवार को लोकसभा में पेश भी किया जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है बिल। आईटी से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए ये बिल लाया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। तो केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और आयकर बिल में क्या कुछ आसान किया जा सकता है अनूप? शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक और जिस तरीके से पिछले दिनों जब बजट पेश किया जा रहा था तो निर्मला सीतारमण ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि जल्द ही नया कर कानून जो है वो संशोधन वो बिल जो है वो पास करेगी केंद्र सरकार। तो आज सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बिल को लाया जाएगा और कैबिनेट से पास कराया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब से मोदी सरकार बनी है तब से आयकर में किस तरीके से कॉम्प्लिकेशन ना हो, आसानी से लोग आयकर जो रिटर्न भरते हैं उसमें आसान तरीके से भर सके, उसकी कोशिश कर रही है। क्योंकि ये जो अभी कानून है आईटी एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का, वो 1961 का यानी कि बहुत पुराना एक्ट है। उसमें कई तरह के संशोधन का प्रावधान जो है वो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, जिसको बहुत ही आसान हो जाएगा आपको इनकम टैक्स भरने में। इन सारी चीजों का संशोधन का जो एक बिल है वो आज केंद्रीय कैबिनेट में पास किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए खबर में। इधर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 5 बजे सीएम जवाब देंगे और आज सदन में जवाब दिया जाएगा सीएम की तरफ से। राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उसके पहले ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आपने देखा था कि उन्होंने अभिभाषण दिया था, जिस पर विपक्ष ने हंगामा भी करने की कोशिश की थी और आज उसी पर जवाब देंगे। शाम 5 बजे सीएम भजनलाल शर्मा और सुबह 11 बजे से विधानसभा जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। बजट सत्र का आज पहला चरण पूरा हो जाएगा। और अब डूंगरपुर से खबर है, जहां वर्धा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बोलेरो जीप से अवैध विस्फोटक पकड़ा है, जिसमें डेटोनेटर और ज्वेलेटिन की छड़ों को एक साथ लेकर जा रहे थे ये बदमाश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। वर्धा थाना अधिकारी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक बोलेरो जीप आते हुए नजर आई। पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो उसमें विस्फोटक भरा मिला, जिसमें डेटोनेटर और ज्वेलेटिन की छड़ें मिली हैं, लेकिन विस्फोटक ले जाने के लिए कोई कागजात नहीं मिले, जिस पर पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर थाने ले गई। विस्फोटक को गिनती करने पर 1200 डेटोनेटर और 1200 ज्वेलेटिन की छड़ें मिली हैं, जिससे बड़ा विस्फोट हो सकता था। पर नियंत्रण हेतु जिला पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज नाकाबंदी में एक सफेद कलर की बोलेरो चालक सत्यनारायण जाट निवासी भिलवाड़ा के कब्जे से 1200 जिलेटिन की छड़ें और 1200 डेटोनेटर बरामद किए गए। और चलिए जालौर से बड़ी खबर आपको बताते चले। नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ पुलिस के द्वारा किया गया है। सांचौर में नकली घी बनाने की फैक्ट्री का ये भांडाफोड़ हुआ है। कई नामी कंपनियों के नाम से घी बनाकर यहां पर पैक किया जा रहा था। सिद्धेश्वर सरहद इलाके में फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मौके से बड़ी मात्रा में खाली और भरे हुए पैकेट और रैपर बरामद किए गए हैं। बरामद घी और निर्माण सामग्री के सैंपल भी लिए गए हैं। तो नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल यहां पर जितने भी नामी जाने वाले जो घी हैं उसका डुप्लीकेट, उसका नकली घी यहां पर बनाया जा रहा था। और श्रीगंगानगर से भी बड़ी खबर है। सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पर किसानों का महापड़ाव जारी है। फसल बीमा क्लेम को लेकर एसडीएम कार्यालय पर किसान डटे हुए हैं। तेज सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसानों ने रात भी बिताई है। किसानों और बीमा कंपनी
प्रतिनिधियों के बीच आज फिर से बातचीत होगी। 9 पटवार मंडलों के किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम को लेकर ये भुगतान की मांग लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है और इसीलिए महापड़ाव जारी है। तो फसल बीमा क्लेम को लेकर एसडीएम कार्यालय पर लगातार जो किसान है वो डटे हुए हैं। आज भी बताया जा रहा है कि किसान और प्रतिनिधियों के बीच से बातचीत होगी और एक जो सॉल्यूशन होता है उस पर निकलने की कोशिश की जाएगी। और जोधपुर से भी बड़ी खबर है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो चौराहे पर जा चढ़ी है। एक वाहन को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो चौराहे पर चढ़ गई। घटना में चौराहा लगभग ध्वस्त हो गया है। देर रात 2 बजे का करीब का ये मामला है। महामंदिर चौराहे की घटना है। तस्वीरें आपके सामने उस चौराहे की जिस पर स्कॉर्पियो चढ़ी है। दरअसल एक वाहन को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जो आ रही थी वो वाहन पर चढ़ गई और लगभग जो चौराहा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। रात करीब 2 बजे का ये पूरा मामला है और ये मामला महामंदिर चौराहे की घटना का बताया जा रहा है। और अब बात बीकानेर से भी बड़ी खबर की। आज से बीकानेर दिल्ली नियमित हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। दिल्ली के लिए प्रतिदिन यहां से इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरेगी। नाल एयरपोर्ट पर कार्यक्रम होगा। कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। बीकानेर के लोग लगातार नियमित फ्लाइट की मांग कर रहे थे। व्यापारी वर्ग में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है, काफी ज्यादा वो खुश है। हवाई सेवाओं के विस्तार को लेकर मंत्री मेघवाल लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे, इसीलिए आज उसका उद्घाटन भी अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से किया जाएगा। खबर झालावाड़ से है, जहां किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जिले की 3 ग्राम पंचायतों में आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया है। एग्रिस्ट्रे की योजना के अंतर्गत तहसील असनावर की ग्राम पंचायत अकतासा और अकलेरा की ग्राम पंचायत थरोल और अमृतखेड़ी में यह शिविर आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित किसानों को विशिष्ट फार्मर आईडी की एनरोलमेंट स्लिप वितरित की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन ग्राम पंचायतों के सभी किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए और उन्हें विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाए। और अब बात कोटा से खबर की, जहां गुजरात के सूरत में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस टीम की कप्तानी कोटा के डीएसपी मनीष शर्मा को दे दी गई है। अखिल भारतीय पुलिस सेवा की ओर से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गुजरात के सूरत में आयोजित हो रहा है और इस टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस की टीम पहली बार शामिल हो रही है। राजस्थान पुलिस टीम की कप्तानी कोटा के डीएसपी मनीष शर्मा को दी गई। मनीष शर्मा राजस्थान से रणजी क्रिकेट मैच खेल चुके हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। इस टीम ने वे केवल अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी मैच खेले हुए हैं। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 23 जनवरी को ट्रायल हो चुका है। राजस्थान का पहला मैच 8 फरवरी को और 10 फरवरी को और 12 फरवरी को मैच होंगे। टीम के अंदर 6 बल्लेबाज और 4 मीडियम पेस बॉलर और 2 स्पिनर भी शामिल हैं। श्रीमान डीजी सर के निर्देशन में राजस्थान पुलिस क्रिकेट टीम का गठन किया गया है। यह टीम राजस्थान पुलिस की तरफ से सूरत में होने वाले अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई है। यह ऑल इंडिया पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट है और राजस्थान पुलिस टीम का चयन में सभी तरह के बल्लेबाज, ऑलराउंडर, गेंदबाज, विकेटकीपर सभी का चयन किया गया है। एक अच्छी टीम बनाई गई है सीनियर अधिकारियों द्वारा और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और चलिए अब खबर कोटा से है, जहां ग्रामीण अंचल के 5 रूटों पर अनुबंध के आधार पर ग्रामीण रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों पर अवैध जीपों और बसों ने यात्रियों को परेशान कर रखा है। यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। रोडवेज की बस शुरू होने के बाद यात्रियों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में लंबे समय के बाद एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान रोडवेज प्रबंधन अपनी ग्रामीण बसें चलाएगा। यह बसें प्राइवेट ऑपरेटर की होंगी, मगर रोडवेज में रेवेन्यू शेयरिंग अनुबंध होगा। रोडवेज ने अलग अलग बस डिपो से 362 रूटों पर टेंडर के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें कोटा में भी 5 रूट पर बसें चलाई जाएंगी।
तो रोडवेज बसों से ग्रामीणों को फायदा होगा, ये देखिए। और उसको लिए मैनेजमेंट भी काफी अच्छी कही जा रही है। ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण अंचलों से 5 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी और जो 5 रूटों पर मनमाना किराया लिया जा रहा था उसको लेकर भी अब अलर्टनेस है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके लिए खुशी की खबर है कि वहां पर भी अब रोडवेज बस चलेंगी, क्योंकि लगातार प्राइवेट बसें चल रही थी, मन चाहे वो वहां पर पैसे ले रहे थे, लेकिन अब रोडवेज बस चलेगी तो उनको भी राहत रहेगी। खबर कोटा से है, जहां कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों के नेत्रदान हुए हैं। विज्ञान नगर निवासी वासदेवी के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया, तो वहीं अटवाल नगर निवासी जगन्नाथ खन्ना के निधन के बाद भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। शाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम के द्वारा नेत्रदान करने की प्रक्रिया संपूर्ण कराई गई। कोचिंग नगरी में शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में नेत्रदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो नेत्रदान का जो सिलसिला है, जो कारवां है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेत्रदान करवाकर स्वाभाविक सी बात है कि ये मानवता की ही मिसाल है, क्योंकि आप नेत्रदान करते हैं तो किसी को रोशनी मिल जाती है, कोई देख सकता है। तो 2 हालांकि फिलहाल अभी केसेस आ चुके हैं, अभी जल्द में 1 दिन में, जहां पर 2 लोगों ने अपना नेत्रदान किया है। खबर झुंझुनू से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शांकभरी के दरबार में पूजा अर्चना की है। गुप्त नवरात्रों के दौरान चल रहे सतचंडी अनुष्ठान में भाग लेने के लिए वे निजी कार्यक्रम के तहत मंदिर पहुंची हैं। मदन मोहन जी मंदिर में पंडित केदार शर्मा द्वारा आयोजित सतचंडी अनुष्ठान में राजे ने प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण के लिए हवन में आहुतियां दी। उन्होंने मां शाकंभरी के दरबार में पुजारी पवन शर्मा और राजेंद्र शर्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया है और शंकर भगवान के मंदिर में भी पूजा अर्चना की है। इस दौरान विप्र समाज के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री का दुपट्टा और विप्र सेना का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। तो मां शाकंभरी के दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं। तो आप देखिए कि प्रदेश की खुशहाली की कामना करने के लिए मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। निजी कार्यक्रम के तहत वो वहां पर गई थी और प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, अमन चैन स्थापित रहे, इसको लेकर उन्होंने भगवान से मां से प्रार्थना भी की और खुशहाली की कामनाएं भी की हैं। राजसमंद जिले में हादसों की रोकथाम के लिए की गई पहल के अब सार्थक नतीजे आने लगे हैं। कभी हादसों के लिए बदनाम गोमती चौराहा से निगड़िया तक नेशनल हाईवे नंबर 8 की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इससे न सिर्फ मौत के आंकड़ों में कमी आई है, बल्कि हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों का सफर भी आसान हुआ है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। मंजिल तक पहुंचाने वाली, अपनों से मिलाने वाली सड़क कभी खराब इंजीनियरिंग तो कभी छोटी सी चूक की वजह से इंसानी लाशों से पट जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन कितना अनमोल है, इसलिए इसे महज रफ्तार का मजा लेने के लिए दांव पर नहीं लगाया जा सकता। देश भर में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पिछले दिनों राजसमंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर गोमती चौराहा से निगड़िया तक तकरीबन 32 ब्लैक स्पॉट चयनित किए हैं। हादसों पर लगाम के लिए टोल प्रबंधन, परिवहन और जिला पुलिस ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। इसमें निगड़िया, कालीवास, बिलोता, गुंजोल चौराहा, त्रिनेत्र सर्किल, लालबाग, नाथुवास चौराहा जैसे ब्लैक स्पॉट शामिल है। पुलिस पड़ताल में इनका मुख्य कारण डिवाइडर नहीं होना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, भीड़ भाड़ और हाईवे पर गांव के सामने मीडियम कट होना सामने आया है। इस पर काम करते हुए टोल प्रबंधन ने हाईवे पर 4 प्रमुख मीडियम कट भी बंद करवा दिए हैं और प्रमुख स्थानों पर बोर्ड, पेंटिंग और ट्रैफिक लाइट जैसे इंतजाम किए गए। सबसे प्रमुख कार्य यह है कि जो पिछले 3 ऐसे कट थे जो पिछले 7 साल से खुले हुए थे, मीडियम ओपनिंग, जिसको अभी लास्ट महीने हमने उसको बंद किया है
और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा जितने हमारे जो आइडेंटिफाइड लोकेशन थे जहां एक्सीडेंट हो सकते थे, हमने वहां पर पुख्ता इंतजाम किया, साइन बोर्ड्स लगाए, पेंटिंग वगैरह का सारा कुछ काम किया और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है। राजसमंद जिले में ब्लैक स्पॉट की संख्या कम करने, जीरो सड़क दुर्घटना वाला जिला बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नाथुवास और लालबाग सर्किल पर एलिवेटेड पुल का निर्माण जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरिश्चंद के मुताबिक ब्लैक स्पॉट चयनित किए स्थानों पर बड़े हादसे रोकने के लिए प्रयास जारी है। 12 से ज्यादा संभावित दुर्घटना स्थलों पर विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है, जबकि 5 से ज्यादा स्थानों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो हमारे हाईवे के मोस्ट आइडेंटिफाइड ब्लैक स्पॉट है, उस पर कुछ 12 जगह 13 जगह काम चल रहा है। 5 जगह और हम इनको काम करने के लिए प्रस्तावित टेंडर लगा चुके हैं, उस पर भी हम शीघ्र ही काम शुरू करेंगे। इसके अंदर 4 ही एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी रेस्पॉन्स, इन 4 पर हम फोकस कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि तेज रफ्तार और यातायात नियमों की पालना नहीं करना अधिकांश हादसों का सबब बनता है। ऐसे में वाहन चालक सीट बेल्ट और हेलमेट पहनकर हादसों की भयावहता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। और चलिए, और खबर धौलपुर से है, जहां नगर परिषद के वार्ड 59 में लोगों को पिछले 2 महीनों से गंभीर सीवरेज समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह बताया गया है कि सीवरेज लाइन बंद होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा, जिससे बदबू और गंदगी फैल गई है। कई घरों में यह पानी वापस आ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा। बच्चे स्कूल जाने में परेशान हो रहे हैं और घरों में दुर्गंध से रहना मुश्किल हो गया है। समस्या यह है कि हम धौलपुर निवासी हैं और वार्ड नंबर 59 है हमारा। वहाँ क्या है कि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है सीवरेज लीकेज की आ रही है। इसकी वजह से क्या है कि बीच सड़क पे पानी बह रहा है और घरों में वो क्या है कि बीच सड़क पे पानी बहने के बाद भी वो घरों में पानी रिस रहा है। जैसे कि लैट्रिन वगैरह के जो टैंक है उनमें भी पानी रिस रहा है। हमारी क्या है कि थोड़े पानी की प्रॉब्लम है, तो सेल्फ अपना पानी का वो है, पाइपलाइन का इतना पानी आता नहीं, तो कुएं की भी वो कुआ है अपना सेल्फ अपना। तो वो क्या है कि सीवरेज का पानी कुओं में भी लीक हो रहा है, जैसे पीने की समस्या भी आ गई है हम लोगों के लिए। मेन समस्या ये है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, गिर जाते हैं। बांसवाड़ा के एमडी अस्पताल परिसर में बनाई गया पर्ची काउंटर 1 साल से धूल फांक रहा है। मंजूरी मिलने के बाद भी करीब 6 साल बाद बने पर्ची काउंटर को अब तक अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर नहीं किया गया। आलम यह है कि पर्ची काउंटर के चारों तरफ गंदगी फैली है और जगह का इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये है बांसवाड़ा का एमजी अस्पताल, जहां हर रोज सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं। मरीजों की सहूलियत के लिए करीब 1 साल पहले ये पर्ची काउंटर बनाकर तैयार किया गया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद इसे अस्पताल को हैंडओवर नहीं किया गया। और आलम यह है कि पर्ची काउंटर के चारों तरफ गंदगी पसरी है। इसके अलावा पार्किंग की तरफ इसकी जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ मौजूद है वो एक पर्ची काउंटर है, जो बनकर 1 साल हो गया जब तैयार हो गया, लेकिन अब तक बांसवाड़ा जिला अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उन्होंने हैंडओवर नहीं लिया है। कारण ये रहा है कि क्यों इसमें कई कमियां पाई गई है, जिसमें जिला अस्पताल प्रबंधकों द्वारा इसमें कमियां बताई है, जिसमें छत पर पानी टपकना है, साथ ही अन्य कई समस्या को लेकर उन्होंने अवगत कराया। जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता है तब तक जिला अस्पताल प्रबंधक द्वारा ये हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 4 जुलाई 2018 को पर्ची काउंटर के लिए वित्तीय स्वीकृति मंजूर की गई। काम की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग और एचएम विंग को सौंपी गई। कई साल बाद जैसे तैसे एनएचएम विंग के अधिकारियों ने काम शुरू कराया। लंबे अरसे बाद बीते वर्ष काम भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक महात्मा गांधी अस्पताल प्रबंधन को ये हैंडओवर नहीं किया जा सका है। ये एनएचएम विंग द्वारा बनाया गया है, उसमें कुछ कमियां थी, वो जैसी कमियां कंप्लीट हो जाएगी तो हैंडओवर करके इसको शीघ्र ही चालू कर दवा देंगे। कब तक चालू? जैसे हैंडओवर होती शीघ्र ही करवा देंगे, जैसे ही कंप्लीट कमियां हैं कुछ
थोड़ा पानी वानी का रिसाव का, और वो जो बाहर की जो नीचे का था वो फर्श तो हो गया कंप्लीट, पानी का रिसाव का है। अस्पताल प्रबंधन पर्ची काउंटर के निर्माण में खामियों का हवाला देकर उसका हैंडओवर लेने से कतरा रहा है। ठेका फर्म पर कमियों को दूर न करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि अस्पताल प्रबंधन कब तक एनएचएम अधिकारियों से जांच कराने के बाद पर्ची काउंटर का हैंडओवर लेता है। आप देखोगे ये पंखे में जाले आ गए हैं और साथ ही अन्य दीवारों पर भी जालों की समस्या हो गई है। इसी स्थान को पार्किंग के रूप में भी ले लिया गया है, लेकिन और साथ में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सफाइयों का अभाव हो रहा है, सफाई हो नहीं रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यह जिला अस्पताल प्रबंधक इसको हैंडओवर कब करता है और एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जो वंचित कार्य जो बताए हैं विभाग द्वारा, उनको कार्य कब पूरा करके और ये जिला अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल को हैंडओवर कब करता है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश में दूसरी बार और राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार होने जा रहे आईफा अवार्ड को लेकर पर्यटन विभाग तैयारियों में जुट गया है। 3 दिवसीय समारोह में दिग्गज सेलिब्रिटी शिरकत करेंगे। 7 से 9 मार्च को अवार्ड समारोह का आयोजन जेईसीसी में होगा, जहां हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचेंगे और इससे राजस्थान की फिल्म टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से लाई गई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का भी लाभ मिल सकेगा। लिहाजा राजस्थान फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। और वहीं पर्यटन सचिव रवि जैन ने बताया कि विभाग की ओर से तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। तो हमने आज काफ़ी चर्चा की है और हम आशा करते हैं कि आने वाले आईफा में हम इस तरह की पॉलिसी कुछ लॉन्च कर पाएँ। हमने यहाँ से जो भी हमको एडवाइजेस सजेशंस वगैरह मिले उसको हम माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे, उनके द्वारा भी मीटिंग ली जाएगी, उसके बाद हम इसको फाइनलाइज करेंगे।